नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ाई गई। मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले उद्योग इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसले किसान, मजदूर और श्रमिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित चैंपियंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 48% से अधिक हुई और मौसम विभाग ने कहा, अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवलीन निगम के साथ मैं निखिल कुमार। मंत्रिमंडल की बैठक में आज किसानों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों एमएसएमई की सहायता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 83% तक बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 260 रुपए बढ़ाया गया है। इससे मौजूदा फसल वर्ष के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5515 रुपए प्रति क्विंटल होगा। श्री तोमर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ा दी है। किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ऐसे उद्यमों में निर्यात कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी। आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात कोष को भी मंजूरी दी। जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है उनको इसका फायदा होगा और ये फंड की आज मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है और ये 20,000 करोड़ ये फंड का उपयोग होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट निर्णय ऐसा हुआ है कि विशेष रूप से हमारे बड़े इंडस्ट्री जो होती है, जो आप 3 बातों में वर्ल्ड में इकोनॉमी में चर्चा होती है, इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं। एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के आज के फैसलों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इनसे किसानों, मजदूरों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के फैसलों से किसानों, रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों और एमएसएमई को अत्यधिक लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन से न केवल आत्मनिर्भर भारत के अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि देश के उद्यमों को नया जीवन भी मिलेगा। सरकार के सकारात्मक सुधारों से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि स्कीम से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा।
ये योजना रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों को मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में कारोबार फिर शुरू करने के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के प्रयासों की सराहना की और ग्रामीण भारत को आवश्यक प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसी प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत की करीब 1.5 गुना वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि ऋण को चुकाने की अवधि भी इसी उद्देश्य से बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैंपियंस का शुभारंभ किया। चैंपियंस प्लेटफॉर्म देश में सभी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। इससे इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म से कारोबारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते तलाशने में भी मदद मिलेगी। इससे संभावित उद्यमियों को टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही 3,200 करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 3,000 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ये ऋण मंजूर किए गए हैं। इससे एमएसएमई को अपने कर्मचारियों को वेतन देने, किराए का भुगतान करने और कच्चे माल का भंडार बनाने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने एमएसएमई के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा की थी। योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण 1 साल की भुगतान मोहलत के साथ दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई और संकट में पड़े अन्य क्षेत्रों के ऐसे उधार लेने वालों को जिन पर 25 करोड़ रुपए तक का ऋण है, उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋण के 20% के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की इजाजत दी गई है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर भारत सरकार इन संस्थाओं को 100% गारंटी देती है। केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। इसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य गली मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले महीने की गई घोषणा के तहत इस योजना का शुभारंभ किया। योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो इस साल 24 मार्च से पहले यही कार्य करते थे। योजना की अवधि मार्च 2022 तक की है। पहली बार अर्धशहरी या ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। इस तरह के कारोबारी 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिसे 1 साल के भीतर किस्तों में चुकाना होगा। कर्ज का समय पर या पहले भुगतान करने पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने वालों के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि अगर कर्जदार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले करता है तो मंत्रालय उनकी विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा, जिसके आधार पर वो 20,000 रुपए या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने के लिए पात्र होगा। इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज इन राज्यों को समन्वित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंधन योजना में शामिल करने की घोषणा की। इस प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को देश भर में किसी भी सरकारी दुकान से अपने कोटे का राशन किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेगा। आधार से जुड़े ये राशन कार्ड देश में किसी भी स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हो गई है। अन्य राज्यों में भी इस योजना का विस्तार करने और उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड का फायदा किसी भी राज्य में उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार बाकी बचे 13 राज्यों को भी इस समूह में शामिल करने के लिए प्रयत्नशील है। 21 मार्च 2021 तक सभी राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सुरक्षित दूरी बनाए रखने के संबंध में संसद के मॉनसून सत्र पर आज विस्तृत चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि दोनों पीठासीन अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर दीर्घावधि विकल्प के रूप में संसद सत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। मौजूदा स्थिति में नियमित अधिवेशन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका आम जनता के लिए सीधा प्रसारण किया जाता है। इसलिए वर्चुअल पार्लियामेंट के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। मॉनसून सत्र के संबंध में उन्होंने महासचिवों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष का उपयोग करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और लोकसभा के चैम्बर में राज्यसभा की बैठकें आयोजित करने तथा दोनों सदनों की बैठकें वैकल्पिक दिनों में आयोजित करने के विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज राज्यसभा के 18 सीटों के चुनाव की घोषणा की। इन सीटों के लिए इस महीने की 19 तारीख को मतदान होगा। ये चुनाव आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान में होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों से उड्डयन क्षेत्र धीरे धीरे और सीमित रूप से खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि देश अब घरेलू उड़ानों के 50 से 60% संचालन की तरफ बढ़ रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने की क्षमता बढ़ेगी। श्री पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन से विदेशों में फंसे 50,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। सरकार अब ऐसी उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उड्डयन क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विमानों के लिए हवाई क्षेत्र खोलने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अन्य हवाई अड्डों को खोलने जैसे सुधार के कई उपाय किए गए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने विमान यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार एयरलाइंस को 2 यात्रियों के बीच की सीट खाली रखने के प्रयास करने चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन को विमान की सीट इस ढंग से आवंटित करनी चाहिए कि बीच की सीट खाली रहे। एयरलाइंस को यह भी सलाह दी गई है कि यदि यात्री अधिक होने के कारण ऐसा करना संभव न हो तो यात्री को कवर उपलब्ध कराना चाहिए। निर्देश में कहा गया है कि एक ही परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठने की अनुमति दी जा सकती है। सभी यात्रियों को 3 परत वाले सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नौसेना का जलपोत आईएनएस जलाश्व आज रात श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से रवाना होगा। इस जलपोत से करीब 680 भारतीय नागरिक तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह वापस आएंगे। जलपोत कल सुबह तूतीकोरिन पहुंचेगा। वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए श्रीलंका से लाए जा रहे भारतीय नागरिकों का ये पहला समूह होगा। इस मिशन में सहायता उपलब्ध कराने के लिए श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने वहां की सरकार को धन्यवाद दिया है। एक रिपोर्ट। पड़ोसी श्रीलंका से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए यह सबसे बड़ी प्रक्रिया थी। श्रीलंका स्थित लगभग 1700 भारतीयों ने वापसी के लिए खुद को पंजीकृत किया है, जिसमें ज्यादातर छोटे कामगार और व्यापारी हैं। आज वापस जाने वालों में ज्यादातर तमिलनाडु के निवासी हैं, वहीं कुछ लोग कर्नाटक और केरल के रहने वाले हैं। तमिल बहुल उत्तरी प्रांत से लगभग 200 लोगों की वापसी हो रही है। इनमें 11 मछुआरे भी हैं जो श्रीलंका की सीमा में अवैध प्रवेश के लिए पकड़े गए थे। इन्हें मार्च में न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिहा कर दिया गया था, लेकिन कोविड संकट ने इनकी घर वापसी को लंबित कर दिया था। वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका से इस महीने 2 हवाई सेवाओं का भी संचालन प्रस्तावित है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। आज से देश में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये विशेष श्रमिक और 30 वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि लगभग 1.5 लाख यात्री आज इन गाड़ियों का उपयोग करेंगे। 1 से 30 जून की अवधि के लिए लगभग 26 लाख यात्रियों ने आरक्षण करवाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों ही प्रकार के कोच होंगे।
यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। रेलगाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्रियों को ही रेलगाड़ी में सफर करने की अनुमति होगी। वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। ट्रेन में यात्रियों को कंबल, चादर या तकिया नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ाई गई। मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले उद्योग इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसले किसान, मजदूर और श्रमिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित चैंपियंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 48% से अधिक हुई और मौसम विभाग ने कहा, अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है। बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्ष के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 22 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की तेजी से स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष के दौरान MBBS की 30,000 और मेडिकल स्नातकोत्तर की 15,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। Improvements on the supply side. A nation like ours has to have proper medical infrastructure and medical educational infrastructure. Work is underway to ensure a medical college or postgraduate medical institute in every district of the country. The country has seen rapid progress. 22 more AIIMS. Over the last 5 years, we have been able to add over 30,000 seats in MBBS and 15,000 seats in post-graduation. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना आयुष्मान भारत के तहत 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। During the last 6 years, we in India many initiatives in healthcare and medical education. We are broadly working on 4 pillars. The first is preventive healthcare. This includes the importance to yoga, Ayurveda and general fitness. More than 40,000 wellness centers have been opened where a key focus is on controlling lifestyle related disease. The success of the Swachh Bharat mission in less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है और अब ये 48.19% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4,835 रोगी ठीक हुए। अब तक लगभग 92,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 93,322 रोगियों का इलाज चल रहा है। सरकार कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अनेक कदम उठा रही है।
एक तरफ रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इस महामारी से अब कम लोग दम तोड़ रहे हैं। निरंतर निगरानी पर ध्यान देने, समय से संक्रमित लोगों की पहचान और क्लिनिकल प्रबंधन के कारण मृत्यु दर को अपेक्षाकृत कम रखने में मदद मिली है। भारत में मृत्यु की दर 2.83% है, जबकि विश्व का औसत 6.19% है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सैलून खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि स्पा बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली की सीमा को 1 सप्ताह के लिए सील करने की घोषणा की है। पास धारक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि लोगों से सुझाव मिलने पर 1 सप्ताह के बाद सीमाएं खोल दी जाएंगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में मई के महीने में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 43.35% हो गई है, जो मार्च की ठीक होने की दर से 3.5 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि रोगियों के दोगुना होने की अवधि 11 दिन से बढ़कर 17.5 दिन हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मार्च में जब महाराष्ट्र में पहला कोरोना वायरस का मरीज पाया गया था, बीमारी से उबरने का दर 12.91% था, जो अप्रैल में बढ़कर 16.88% हो गया। मार्च में 302 में से 39 मरीज ठीक हुए थे, जबकि अप्रैल में 1773 मरीज ठीक हुए थे। मई के अंत तक 29,329 मरीज ठीक हुए थे। उन्होंने इसका श्रेय राज्य सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों, लॉकडाउन, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कर्मचारियों की लगन तथा केंद्र द्वारा जारी किए गए मरीजों के डिस्चार्ज के नियमों को दिया। इस बीच ठाणे के पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर ने आज प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, जिससे 30 जून तक ठाणे शहर में सीआरपीसी धारा 144 के तहत लोगों के जमाव पर प्रतिबंध जारी किए गए हैं। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कैदियों से मुलाकात के समय पर पाबंदी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। राज्य में कोविड-19 से 8,089 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 398 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 51 जिले कोरोना से प्रभावित हैं, जबकि 4,842 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। इस बीच भोपाल स्थित राजभवन आज से कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र बन गया है। यहाँ मिले कोविड-19 से संक्रमित 10 व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि इन संक्रमित व्यक्तियों के सभी परिजनों को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि राजभवन परिसर के 395 व्यक्तियों की जांच की गई थी। इनमें से 10 पॉजिटिव मामलों के अलावा सभी 385 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि राजभवन में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजभवन के प्रवेश द्वार पर थर्मो स्कैनिंग की व्यवस्था भी की गई है। राजभवन परिसर में रहने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स और स्वच्छता जैसे सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में संग्रहालय, पुरातात्विक स्मारक, चिड़ियाघर, जैविक पार्क और अभ्यारण्यों सहित सभी पर्यटन स्थल आज खोल दिए गए। इन स्थानों पर कल से प्रवेश की अनुमति होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने पर्यटन स्थलों को एक दिन छोड़कर खोलने का फैसला किया है। पहले 2 सप्ताह पर्यटन स्थल सीमित समय के लिए खोले जाएंगे। पहले सप्ताह पर्यटन स्थलों पर प्रवेश निःशुल्क होगा, जबकि दूसरे सप्ताह प्रवेश पर शुल्क में 50% की छूट होगी। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि पर्यटकों को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। पर्यटन स्थलों को रोजाना दिन में 2 बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। प्रदेश में वन्य जीवों से संबंधित पर्यटन स्थल भी खोल दिए गए हैं। हालांकि रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व अभी बंद रहेंगे। इस बीच जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू हटने से आज 70 दिन बाद बाजार खोले गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशिष्ट और दूरदर्शी नेतृत्व से भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने, 3 तलाक की कुप्रथा को प्रतिबंधित करने, वंदे भारत मिशन और किसान सम्मान निधि योजना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में मजदूरों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करने के लिए स्किल रजिस्टर नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल में ऐसे सभी मजदूरों का ब्यौरा रहेगा जो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद हाल में घर से लौटे हैं। एक रिपोर्ट।
हाल ही में लौटे कुशल प्रवासियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आईटी विभाग ने स्किल रजिस्टर नाम से पोर्टल बनाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि यह उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कुशल श्रमिकों की एक जगह पर ही जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न कंपनियों और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकताओं को दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के इच्छुक व्यक्ति skillregister.hp.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। कौशल के बारे में रिपोर्ट जिलेवार, शैक्षिक योग्यतावार और कार्य के अनुभव पर तैयार की जाएगी। वहीं पंजीकरण मोबाइल नंबर और आधार नंबर पर आधारित होगा और लोगों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने और हाथ धोते रहने की अपील दोहराई है। भय और आशंकाओं के उन्मूलन के लिए गीत और कला के उपयोग के विषय पर स्पीक मैके अनुभव सीरीज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संगीत बहुत सुकून देता है और समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। उन्होंने कहा, ताली और थाली बजाने के लिए लोगों को एक सूत्र में पिरोने के संयुक्त प्रयासों से संगीत के सुरों की इस एकता का भावना का पता चलता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता इस परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रोता 01123314444 और दूसरे नंबर 1800115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। आणविक और कोशिकीय जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया है कि टीके विकसित करने और सीरम विज्ञान संबंधी प्रयोगों के लिए प्रयोगशालाओं में वायरस पर अनुसंधान का महत्व बढ़ गया है। लैब को सेल कल्चर सिस्टम जो होता है, उसके जो सेल्स हम लैब में ग्रो करते हैं लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, उसमें हम अब वायरस इन्फेक्ट करके और ज्यादा मात्रा में वायरस बना सकते हैं। तो हमने शुरू किया, उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे उससे का एक चीज ये होती है कि हम ज्यादा वायरस बना के उसको वैक्सीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इनएक्टिवेट करके, या जो हमारे सेल्स हैं जिसमें वायरस ग्रो हो रहा है उसको हम कोई नया ड्रग हुआ या कोई नया पदार्थ हुआ जो पेड़ से निकला है या किसी और वनस्पति से निकला है, तो उसका अगर कोई एंटी कोविड-19 या कोविड-19 की दवा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है क्या, तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अरब सागर के पूर्व, मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटे के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि कम दबाव के इस क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ने और इसके अगले 6 घंटे में गहरे दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके कल तक उत्तर की दिशा में आगे बढ़ने और उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर बुधवार तक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटों के पास हरिहरेश्वर तथा दमन के बीच से गुजरने की संभावना है। इसके कारण दक्षिण कोंकण के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान अरब सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने की आशंका के मद्देनजर मछुआरों को इस दौरान दक्षिण पूर्वी अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा की। बाद में श्री शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गुजरात से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूरत, वलसाड़, नवसारी और भावनगर सहित केंद्र शासित दमन और दीव, दक्षिणी गुजरात तथा सौराष्ट्र के तटवर्ती जिलों के हिस्सों में सुबह से ही सामान्य से तेज बारिश हो रही है। किसानों के लिए अच्छी खबर है कि देश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। जुलाई से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के बारे में दूसरे दीर्घावधि अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा है कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ाई गई। मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले उद्योग इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसले किसान, मजदूर और श्रमिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित चैंपियंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया और कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 48% से अधिक हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।